हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जितने भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए, ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर हम आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एकदम आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः आप सभी लोग रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और सारी जानकारियां हम प्रोवाइड कर सकें। तो हम बात करते हैं अगले आज आपके लेक्चर्स में 12th की केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट आज हम आपको 15 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और आज का जो हम टॉपिक आपको देने जा रहे हैं, इस टॉपिक से इस बार की यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे और जो भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से बैठिए और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होने वाली हैं। तो हम बात किया करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। पहली चीज तो हम आज आपको बताएंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, फिर आपको हम क्वथनांक बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम आपको बताएंगे क्वथनांक का उन्नयन, और जब उन्नयन बता देंगे तो क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में संबंध आपको बताएंगे, रिलेशन कौन कौन सा होता है, और फिर उसके बाद हम मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ेंगे और मोलर उन्नयन स्थिरांक। एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग पर डे लेक्चर का पर डे नोट्स बनाइए और इसको विधिवत तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म की हम बात करते हैं। तो देखिए लिखा गया है अणुसंख्य गुणधर्म। तो ऐसा गुण या ऐसी प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वह गुणधर्म या वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। These are property which are depend upon number of molecules is called colligative property। वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर किया करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, जान दीजिएगा। या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। तो यहां पे आपको डिफिनेशन इसकी हम दे दे रहे हैं, वह गुणधर्म जो अणुओं या आयनों, ध्यान दीजिएगा, की संख्या पर निर्भर करते हैं। दे आर डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस। अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये रही इसकी डिफिनेशन, बहुत अच्छी डिफिनेशन आपकी, एकदम छोटी सी एक डिफिनेशन जान लीजिएगा। वह गुणधर्म जो अणुओं या आयनों की संख्या पर क्या करते हैं, डिपेंड किया करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं बिलियन, तो बिलियन की ही बात यहाँ पे की जाएगी, तो उसको हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्म की अंतर्गत जो आने वाली प्रॉपर्टियां हैं मैंने आपको कुछ बता दिया है, जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एक होती है हिमांक का अवनमन, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये पहली चीज, तो आप जब अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज तो डिफिनेशन मैंने बता दिया। वह गुणधर्म जो अणुओं या आयनों की
कहलाते हैं, वो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और क्या आता है, हिमांक का अवनमन। ये आप लोग इतनी चीज कॉपी में पहले नोट्स लिखें। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, ये सब चीजें तो मैंने आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। और आज हमको पढ़ना क्या है, क्वथनांक से। पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक और फिर पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ऐसे पढ़ेंगे, फिर हिमांक और फिर पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। और इससे दोनों से न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% फिक्स है, जान लीजिएगा। आप लोग का हर बार एग्जाम में आता है दोनों से, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लिखिए क्वथनांक। हेडिंग लिखेंगे आप लोग क्वथनांक। क्वथनांक आप लोग अगर इसको कॉमनली अगर सही तरीके से पढ़े होंगे तो ये जो शब्द दिया गया है क्वथन प्लस अंक, क्वथन माने होता है उबलना या बॉइलिंग करना और अंक माने होता है एक निश्चित ताप। आपको एक उदाहरण बता दें, जैसे आप देखते हो पानी होता है, जैसे ही आप पानी को गर्म करते हो धीरे धीरे जैसे उसके जो द्रव होता है उसका ताप 100 डिग्री सी होता है, तुरंत जल क्या होने लगता है, उबलने लगता है। और जिस ताप पर क्या होता है, द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो जो जल होता है वो 100 डिग्री सी पर बॉयल करता है, अतः जो जल का क्वथनांक हुआ करता है वो आपका 100 डिग्री सी होता है। तो इस आधार पे हम तो एकदम सीधा सीधा एक कॉमनली बता सकते हैं, आप जान लीजिएगा, वह क्वथनांक की डिफिनेशन बता रहा हूं, निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे उदाहरण भी आप ले लीजिए, जल 100 डिग्री सी, आपको मालूम है ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा जाता है, 100 डिग्री सी ताप पर उबलने लगता है, अतः जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। ये तो एकदम नॉर्मल डिफिनेशन है क्वथनांक की, जान लीजिएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है। At constant temperature, any one liquid boil is called boiling point. For example, so water is a boils 100 degree C, so it is a water boiling point is 100 degree C. कहने का मतलब जो जल होता है ये आपका द्रव रूप में मतलब भाई जाएगा उबलने लगता है, या भाप के रूप में या वाष्प के रूप में बदलने लगता है, तो उसी द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे 100 डिग्री सी पर जल आपका उबलने लगता है, अतः जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सी होता है। ये जो डिफिनेशन है ये मैंने आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बताया, लेकिन जो मैं आप जो डिफिनेशन बताने जा रहा हूं वो आपको, ये डिफिनेशन तो आपकी छोटी क्लास के लेवल तक की थी, लेकिन अब जो डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 12th का आपकी कॉपियां हैं या जो 12th की नोट्स है, वहां पे आप लोगों को जो ये आपको बताया जाएगा वो डिफिनेशन अब हम आपको बताएंगे। तो वो जो बताया जाता है
इसको ध्यान दीजिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव के अणुओं का वाष्प दाब, ये ध्यान दीजिए, वाष्प दाब क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया क्या दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो यहां पे जब हम आपसे कोई कहे क्वथनांक की डिफिनेशन कोई बताइए, तो क्वथनांक की डिफिनेशन यहां पे आप और बता सकते हो, वह ताप जिस पर किसी द्रव के अणुओं का वाष्प दाब, भाई जो जब हम उसको गर्म करते हैं तो कुछ द्रव के अणु भाप के रूप में बदलते हैं, तो जिस द्रव का भाप के रूप में, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव के अणुओं का वाष्प दाब वायुमंडलीय, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सभी लोगों को मालूम है, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। बस यही इसकी डिफिनेशन है। अब वायुमंडलीय दाब सब लोग जानते हो, वायुमंडल द्वारा जो लगाया गया आरोपित दाब होता है, जैसे हमारे आपके भी ऊपर दाब हुआ करता है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव के अणुओं का वाष्प दाब वो किसके बराबर हो जाया किया करता है? यह चीज याद रखिएगा, किसके? वायुमंडलीय दाब। जैसे ही उस द्रव के अणुओं का दाब जान लीजिए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तुरंत वो क्या करने लगता है? उबलने लगता है। और जैसे वो उबलने लगता है तो वही तो उसका क्या कहलाया करता है? क्वथनांक कहलाया किया करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव के अणुओं का वाष्प दाब जो हुआ करता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है आपका क्वथनांक। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है, क्वथनांक का उन्नयन। अब यहां से कहानी कुछ ट्विस्ट होती है, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसको हम लोग डेल्टा टीबी, किससे लिखा करते हैं? डेल्टा टीबी। बी को थोड़ा नीचे लिखा करिएगा आप लोग, डेल्टा टीबी। टी टेम्परेचर है, बी का मतलब बॉइलिंग, और डेल्टा साइन किस चीज को बताता है? अंतर। और इसका जो मात्रक होता है आपको मालूम है डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर का जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस होती है, और या दूसरी कौन सी होती है? केल्विन हुआ करती है। तो दो यूनिटें आपकी क्या हुआ करती हैं? इसकी हुआ करती हैं। तो आप यहां तक पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वथनांक का उन्नयन बता रहे हैं। अब इसकी डिफिनेशन हम आपको पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। किसी अवाष्पशील विलेय के अणुओं द्वारा बने विलयन के किसी, अब आप ध्यान दीजिए जो आपको यहां बताया जा रहा है, ये आपको मालूम है कि जो हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन में हम कैसा पदार्थ भरा किया करते हैं? अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब आप जानते हो अच्छी तरीके से, अगर हम गर्म करें तो गर्म करने के बाद अगर वो बॉइल हो करके क्या होता है? बाहर नहीं निकलता है, तो आप जान लीजिएगा वो आपके किसके अंतर्गत आता है? अवाष्पशील के अंतर्गत आया किया करता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, किसी अवाष्पशील विलेय के अणुओं द्वारा बने विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक, अब अगर हम इसको क्या लिखते हैं? टीएस, तथा शुद्ध विलायक, तथा शुद्ध विलायक के
क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने क्या मान लिया, टी। शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये इतनी चीज बता दे रहा हूं। किसी अवाष्पशील विलेय के अणुओं द्वारा बने विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को हमने लिख दिया टी, यस मीन सॉल्यूशन, तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक हमने क्या लिख दिया, टी, कैपिटल टी, के अंतर को ही क्या कहा करते हैं, क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप थोड़ा मिटा लीजिए, तब फिर आप वहां पे चलिए। तो अब अगर हम इसको सही तरीके से लिखें, अभी नीचे मिटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब तक पूरी बातें समझ में नहीं आ जाएगी। अब इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि क्वथनांक का उन्नयन, तो थोड़ा देखिए इधर एकदम शॉर्टकट कर रहा हूं, क्वथनांक का उन्नयन बराबर, अब आप बताइए क्या कहा मैंने, विलयन का क्वथनांक, ये हो जाएगा विलयन का क्वथनांक माइनस, अंतर है ना भाई, विलयन के क्वथनांक और क्या है, विलायक का, तो माइनस शुद्ध चाहे लिखो चाहे विलायक का लिख दो, विलायक का क्वथनांक, यही है। क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा, विलायक का क्वथनांक। अभी इसको उन्नयन वाला याद रखिएगा, उन्नयन माने होता है बढ़ना, तो इसमें होता क्या था आप जान लीजिएगा कि जैसे ही उसमें हम विलयन में डालते थे अवाष्पशील, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो इसीलिए हम अगर उसको करें, मतलब अंतर को जानना चाहते हैं, तो विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देते हैं। तो इस चीज को आप यहां से समझ सकते हो। अब हम इसको जानते हो, क्वथनांक के उन्नयन को मैंने अभी लिखा था डेल्टा टीबी, क्या लिखा था, डेल्टा टीबी, और विलयन के क्वथनांक को देखिए हमने यहां पे क्या लिखा है, टीएस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, टीएस, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हमने क्या लिखा है, टी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस क्या हो गया, टी, और अब आप इसको घेर दीजिए, यही आपका क्वथनांक के उन्नयन का क्या है, फार्मूला है। अब अगर आपको यहां से भी कोई समस्या हो तो आप बताइएगा हमें, ये क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, ये क्या है, विलयन का क्वथनांक, और ये आपका किसका है, विलायक का क्वथनांक। एकदम साफ साफ दिख रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक और किसका, विलायक का क्वथनांक। भाई क्वथनांक मैंने पहले ही बता रखा है, तो विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कह देते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैंने इस 3 टॉपिक को बताया। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन एवं मोलरता में संबंध। मजा आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से ध्यान से देखिए और आपको एकदम समझ में आएगा। यहाँ हम अकेले ही क्लासरूम में, बस केवल अकेले ही जान लीजिए, आप लोगों के साथ आभास करते हुए क्लास को पढ़ा रहे हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो बहुत अच्छे घर पे होंगे, बहुत खुश होंगे। उसी उम्मीद से हम आप लोगों की ये हेल्प कर रहे हैं। आप लोग खुश रहिए भाई। अब हमने आपको बताया क्या, और आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर आप लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको एक दिन बढ़िया सा खूबसूरत एक अपने अंदाज में एक बढ़िया सा आपको सॉन्ग सुनाएंगे। वो अगर ये रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल जिस दिन जान लीजिए ये अपने 100 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेगा उसी दिन, नहीं तो हम आपको बीच में एक दिन ही आपको सुनाएंगे। इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है
कि आप सभी लोगों के पास मोबाइल में जितने फ्रेंड्स हैं या ग्रुप हैं जिनसे आप ये चाहते हो कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप लोग उन लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि अगर आप, वही कहावत नहीं है, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, सुने होंगे आप लोग। तो वैसे ही ये हाल है, यहाँ पे जान लीजिएगा। तो आप सुनिए, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो अगला टॉपिक है वो है क्वथनांक का उन्नयन एवं, एक काम की बात, मोललता में संबंध। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से डेरिवेशन आने वाला है, उस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध। तो एक राउल्ट जो वैज्ञानिक था, उस नियम के अनुसार यह बताया गया कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पे हम लिख दिया करते हैं डायरेक्ट, राउल्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राउल्ट ने इसको बताया। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके नीचे आइए, क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ये है रिलेशन, आपकी जान लीजिएगा कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और अगर आप लोग इस साल के जो 12th की केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें जाकर के आप देखिए, तो यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि जो मोललता होती है वो किसके समानुपाती, क्वथनांक के उन्नयन के किसके समानुपाती होती है, विलयन के, विलायक के, विलेय और विलायक दोनों के। तो यहाँ से एक रिलेशन, आप सोचिए, आप इतने छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन और ये जो विलयन की मोललता होती है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। अब आप थोड़ा नीचे आइए, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है बताइए, डेल्टा टीबी, क्या है भैया, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताइए, मोललता। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोललता। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, मोललता। अब आपको मालूम है कि जब हम एक कोई भी चीज का क्या करते हैं, जो समानुपाती चिन्ह होता है उसको हटाते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये समझ में आया होगा, ये क्वथनांक का उन्नयन नहीं है, मोललता है। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है वो मोललता की क्या है, समानुपाती है। अब आगे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हम आगे आपको लिखते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, दिखा डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहां पे आप एक कांस्टेंट रखने जा रहे हैं, उसका नाम है केबी, और इनटू क्या हो गई है, मोललता। ये आप ध्यान दीजिए, यहां से भी न्यूमेरिकल बने हैं। क्वथनांक का उन्नयन दिया रहेगा, स्थिरांक दिया रहेगा, आपसे मोललता पूछ लेगा। तो अब जो ये केबी है, ये क्या है, इसको हम लोग कहा करते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है, ये स्थिरांक है, या इसको अभी हम लोग अगर सीधा सीधा कह दें तो ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कुछ लोग कहते हैं। तो इतनी चीज तो पहले समझ में आ जानी चाहिए कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, मोललता। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, केबी, और इनटू मोललता। और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इतनी चीज आपको मालूम है। अब हम आगे इस फार्मूले को ले चल रहे हैं। आगे अगर हम इसी फार्मूले को ले जाएंगे तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। अब इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए। अब हम क्या जानते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, क्या होता है बताइए, ध्यान देना। डेल्टा
टीबी इक्वल टू क्या है, केबी, यही तो है। अब सबको मालूम है यहाँ पे जो है ये कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम। तो यहाँ पे भी देखिए मैं एक बार और फिर से लिख दे रहे हैं, मोललता है। अब ध्यान दीजिए फिर नीचे आओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केबी। और अब आप बताइए मोललता बराबर आपको मालूम है कि मोललता का जो फार्मूला होता है, इसके पहले वाले आपको लेक्चर में प्रोवाइड किया गया है, मोललता, नॉर्मलता, ये सब चीजें। तो मोललता बराबर होता है, ये देखिए मैं उसी के स्थान पर लिख रहा हूं, विलेय के मोलों की संख्या, ये जो मालूम है आपको, अपान क्या लिख पढ़ते हो, विलायक का भार, ये क्या है, विलायक का भार, और वो भी आपने भी किसमें रखा था, किलोग्राम में। ये चीज आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और फिर डेल्टा टीबी इक्वल टू, अब जब आपने लिख दिया डेल्टा टीबी इक्वल टू, फिर यहां पे आप क्या लिख सकते हो, केबी। अब विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे अनुभार, मोललता का लास्ट वाला जो फार्मूला है, अब उसको लिखने जा रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे क्या होगा बताइए, विलेय का अनुभार, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और गुणे विलायक का भार, और वो भी अभी आपने किसमें रखा है, किलोग्राम में। और अगर हम इसी को ग्राम में चेंज कर दें तब, अब ऊपर लेके आ रहा हूं, या अब मैं ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले से यहां, या सबको संक्षिप्त कर रहा हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, केबी, विलेय का भार क्या हो जाए, स्मॉल डब्ल्यू, अपान विलेय का अनुभार क्या हो जाए, स्मॉल एम, इंटू विलायक का भार क्या हो जाए, कैपिटल डब्ल्यू। और अब अगर इसी को जो किलोग्राम में है ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 हो जाएगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ये फार्मूला आपको मिल गया। और इस फार्मूले से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को लगाना है, हल करना है इस फार्मूले से। तो यहां से आपको बात में फिर से समझा दे रहे, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल मोललता होता है, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू क्या हो गया, मोललता, और फिर ये केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। फिर मैंने वही लिखा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोललता। फिर यहां से बच्चे कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, आप इस चीज को पढ़े हो, डेल्टा टीबी बराबर केबी, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें है, किलोग्राम में। और फिर मालूम है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अनुभार, तो वही मैंने रख दिया, भार बटे अनुभार, और ये फिर विलायक का भार किलोग्राम में है ही। तो अब यही फार्मूले को मैंने यहाँ पे रूप दे दिया, जब इसको यहाँ पे मैंने रूप दिया तो डेल्टा केबी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू, और ये ग्राम में था, अब ये किसमें हो गया बताइए, ग्राम में, ये किसमें हो गया है आपका, ग्राम में। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो न्यूमेरिकल लगाया किया करते हैं, उस न्यूमेरिकल में लगाते समय दो चीजों को पूछता है कभी कभी, एक कहता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और एक कहता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर और एक क्या कहता है, मोलर, दो कहता है। तो उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं, कि जो ये है ये मोलर कब कहलाएगा और मोलर कब कहलाएगा। ये ध्यान दीजिए, अभी कंफ्यूजन अगर दूर करना चाहते हैं यहीं से है, एक होता है कंडीशन मोलल और एक कंडीशन होती है आपकी मोलर। इसी मोलर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और वो कंडीशन है आणविक भी कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि जो ये विलायक का भार है, अगर वो 1000 ग्राम रहेगा, कितना रहेगा, 1000 ग्राम, तो ये मोलल कहलाएगा।
और आपको यदि कह रहा है मोलर या आणविक, तो उसका मतलब होगा सिर्फ आपको कितना रखना पड़ेगा, 100 ग्राम। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही इसका एक तरीका है। लेकिन अभी हम आपको बता केवल रहे हैं कि आप दोनों में अंतर कैसे जानोगे कि जब मोलर होगा तब क्या करेंगे, मोलर होगा तब क्या करेंगे। जब मोलर कहेगा तो आप जान लीजिएगा कि 1000 ग्राम विलायक की बात कर रहा है। 1000 ग्राम विलायक में यदि विलेय का क्या होगा, किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घुला रहेगा तो वो ये मोलर कहलाएगा, यहाँ पे 1000 रहेगा। और अगर यही जो विलायक है वो 100 ग्राम हो जाएगा तो यही क्या कहलाएगा आपका, बताइए, मोलर कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जहां बातें नहीं समझ में आएगी आप थोड़ा वीडियो को रोक करके 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, सब समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको इंसान ने नहीं समझा है। आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा तो आगे हम बताने जा रहे हैं। जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, बस मोलर उन्नयन स्थिरांक इसी नाम से ही एग्जाम में पूछा गया है कि आप मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो इस चीज को आप, और दूसरा कौन सा होगा आप ध्यान दीजिए, मैं दोनों को ही डिफाइन कर दे रहा हूं। दूसरा होगा आपका मोलर, या उसी को हम लोग कह सकते हैं भैया आणविक उन्नयन स्थिरांक। हमने ऐसा लिखा है, लेकिन जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। याद रखिएगा, आप पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, नहीं तो आप फिर सोचिए कॉपी में ऐसे हम बना करके आप भी लिख लें। नो, पहले एक आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप बताइए। चलिए इसकी परिभाषा मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पे विलायक का कितना रहेगा, 1000, और यहां पे विलायक का कितना रहेगा, 100 ग्राम। किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम भी कह सकते थे। 1000 ग्राम में अवाष्पशील, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, किसी 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में, ध्यान दीजिएगा, उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यही इसका मतलब है। एकदम समझ में आया। किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, यहां पे विलेय पदार्थ का एक ध्यान दीजिएगा, 1 मोल घोलने पर, बोल रहे थे लेकिन लिखे नहीं थे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और आपको ऐसे भी मालूम है कि जब हम किसी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम कुछ चीजों को क्या करते हैं, नियत करते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया विलायक का 1000 ग्राम है,
विलेय का 1 मोल है, तो भाई नियत चीज तो बताई गई ना आपको, कांस्टेंट माना गया ना। तो वैसे ही है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम में अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, आप जान लीजिएगा। और अगर हम आप इसको लिखेंगे तो वही पूरी चीज आपका जो फार्मूला है वही आपका रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू ये केबी ही रहेगा इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू यही क्या रहेगा 1000, और ये बटे क्या रहेगा स्मॉल एम इंटू क्या रहेगा कैपिटल डब्ल्यू। इसको आप घेर दीजिएगा ये। और अब यहाँ पे सब चीजों के बारे में अगर लिखें तो डेल्टा टीबी क्या है भैया? क्वथनांक का उन्नयन है। केबी, अब इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसी केबी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। W क्या है? स्मॉल विलेय का भार। यह क्या है? विलेय का भार। कैपिटल W क्या है? कैपिटल W जो फिट है वो हिट है, विलायक का भार। तो यहां से अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, केवल बस आपको इतना याद रखना है। अभी बच्चे उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले इसको समझिए, उसकी मैं आपको बता रहा हूं। किसी विलायक की 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। सवाल में आपसे कहेगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है। जब मोलल कहेगा तो फार्मूला 1000 वाला लगेगा, और जब कहेगा मोलर तो आपको 100 वाला लगा देना है। अब अगर जो बच्चे इसको समझ गए हैं, ये वाला टॉपिक अगर जिनको एकदम समझ में आ गया है, ये टॉपिक समझने में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप जान लीजिएगा। 2 मिनट का खेल है, एकदम पूरा अभी समझ में आ जाएगा आपको, पूरा का पूरा। जहां पे अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, किसी विलायक के 1000 ग्राम जहां कहे हो वहीं पे क्या कह दीजिएगा 100 ग्राम। जहां 1000 कहे वहीं 100 ग्राम, और जहां मोलर कहे हो वहीं क्या हो जाएगा मोलर। बाकी सब कुछ वही रहेगा। लास्ट में फिर हम इसको यहीं केबी चाहे डैश कर दीजिएगा चाहे वही लिख दीजिएगा, लेकिन लिख देंगे क्या? केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो हम यहां लिखते हैं इसकी डिफिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, किसी पूरी वही डिफिनेशन, विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, अब बोलिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहोगे? मोलर या आणविक को मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बस अब दोनों की डिफिनेशन आप कॉपी करिए तो आपको बस अंतर यही दिखता होगा, यहाँ 1000 है वहां 100 ग्राम है, जो मैंने बहुत पहले बता रखा है आपको। बाकी सब पूरा हो, यहाँ मोलर है वहां मोलर हो गया, स्थिरांक कहलाता है। अब यही फार्मूला चेंज हो जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ चाहे लिख दीजिएगा केबी इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। अब यही क्या हो जाएगा 100 बटे यम
इंटू कैपिटल W। ये आपका नया फार्मूला हो गया। अब इसमें जितनी भी चीजें हैं सब आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा रिफरेंस है। तो रिफरेंस में काफी चीजें सब वही है, बस यही मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप भी लिख लें, नहीं तो हम जो काम करते हैं आप लोग इतने आज्ञाकारी हैं वही करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर क्या है, ये फिर से वही है क्वथनांक का, ऊपर लिखने क्या है तो ऊपर लिखना, डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक का उन्नयन, ये हो गया। केबी को ही यही चेंज कर दीजिएगा बस। अब यहां क्या कहोगे, मोलर, यहां पे क्या कहते हैं मोलर, यहां हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, और ये स्मॉल w विलेय का भार, फिर कैपिटल W विलायक का भार, और यम तो आप जानते हो विलेय का क्या है, अणु भार। तो इस तरीके से हमने आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किया, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया क्वथनांक क्या होता है, फिर क्वथनांक का उन्नयन हमने आपको बताया, फिर क्वथनांक के उन्नयन और मोलरता में संबंध बताया, फिर आपको मैंने अभी देखिए ये बताया मोलर उन्नयन स्थिरांक, और फिर आपको मैंने क्या बताया मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। ये पूरी चीज आप कॉपी में नोट्स बनाइए और इसको लिखिए, और कल हम इससे आगे आपको इसी पे आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अब आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।